मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये हमारा PC3 से रिलेटेड है। ऑडिटिंग इन आईटी इन्वायरमेंट का एमसीक्यू है। लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हमने 26 नंबर क्वेश्चंस का सिर्फ एक सिंगल वीडियो है, चूँकि उसके बाद के वीडियो जो थे वो किसी कारण से जो हमारा रिकॉर्डिंग था वो स्टॉप्ड हो गया था, तो वो अनरिकॉर्डेड रह गया था। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन, जो कि राही सर के द्वारा प्रिपेयर्ड एमसीक्यू पे बेस्ड है ना। तो आज हम 27 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आईटी रिसोर्सेज। जो भी आईटी रिसोर्सेज लास्ट सेशन में हमारा ये था, आईटी रिसोर्सेज एसेट्स जो है उसको 4 कैटेगरी में 4 क्लासेज में डिवाइड किया जा सकता है। जो हमारा हमने एक AIIP करके बताया था, या हमने बताया था कि आप मिलता जुलता AIR करके आप याद रख लेंगे, ठीक है। जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, आपका इंफॉर्मेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर था और ह्यूमन रिसोर्सेज था, ठीक है। ये था। इसमें आईटी रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि इसमें इंक्लूड होता है इन हाउस आउटसोर्स रिसोर्सेज, इंक्लूडेड बोथ इन हाउस एंड आउटसोर्स रिसोर्सेज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 27 का, ठीक है। 28 में है प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल्स रिप्रेजेंट। तो जो प्रॉपरली डिजाइन कंट्रोल है उसका मतलब ये होता है कि कंट्रोल्स आर एडेक्वेट, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, प्रॉपरली डिजाइन का मतलब होता है कि कंट्रोल एडेक्वेट है, और जिस तरीके से हमने प्लानिंग किया था क्या कंट्रोल उसी हिसाब से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, वेदर द कंट्रोल्स आर फंक्शनिंग एज प्लान्ड, ठीक है। उस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये शो करता है उसके इफेक्टिवनेस को, कि हमने प्लानिंग किया था और उस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये कि कंट्रोल हमारा इफेक्टिव है। तो दैट शोज दैट रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम लोग। आईटी कंट्रोल्स आर क्लासिफाइड इनटू, जो हमारा आईटी कंट्रोल्स है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईटी कंट्रोल्स। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, वन इज जनरल कंट्रोल एंड द सेकंड इज एप्लीकेशन कंट्रोल। In the next question 31 we have to choose out the correct one. General control or control, ठीक है, which relate the environment within which, ठीक है, ये environment से related होता है, ठीक है, जिसके अंडर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम्स को डेवलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एंड ऑपरेट किया जाता है, एंड विच आर देयर फॉर एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेशंस, और वो ऑल एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल होते हैं। तो ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर स्पेसिफिक कंट्रोल यूनिक टू इच कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है। जो कोई भी कमेंट हो, वीडियो लाइक पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी ज़रूर करिए, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए हो यदि तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी स्ट्रेटेजी एंड आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। जो भी है आईटी स्ट्रेटेजी या सिक्योरिटी पॉलिसी के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन एंड सेटिंग अप ऑफ एन आईटी स्टीयरिंग कमेटी आर एग्जांपल ऑफ। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल है, जनरल कंट्रोल है या एप्लीकेशन कंट्रोल? तो क्लियर सी बात है कि जनरल कंट्रोल है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल की बात नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजी या सिक्योरिटी पॉलिसी प्लान जो भी होंगे वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं होगा, ये ओवरऑल आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी सिस्टम है आपका, उसके लिए होगा। ये कह रहा है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं है। तो प्लानिंग फॉर डिजास्टर प्रिवेंशन रिकवरी, सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल, चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल, ये सारा चीज़ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं है, पूरे आईटी सिस्टम्स के लिए। जबकि कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, आप कोई ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन कंट्रोल है, जनरल कंट्रोल का पार्ट नहीं है। तो 33 का डी हो जाएगा। नाउ 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल के पार्ट के बारे में कह रहा है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के 4 पार्ट होते हैं, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, और जो हमारा चौथा है, हमने आईटी ऑडिट मैनुअल में पढ़ा था कि स्टैंडिंग डाटा फाइल जो होता है हमारा मास्टर डाटा फाइल होता है, ठीक है। तो वो होता है, और चूंकि इसके आ जाने से ये सुपरसीड कर गया उस जो हमारा मैनुअल ऑफ आईटी ऑडिट था, है ना। तो इसमें ये हमारा इनपुट कंट्रोल तो होगा ही होगा। ये कह रहा है ऑपरेशन कंट्रोल, नहीं, ऑपरेशन कंट्रोल नहीं होता, ये प्रोसेसिंग कंट्रोल होता है ना। तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट नहीं है। आउटपुट कंट्रोल होगा ही, और कंट्रोल्स ओवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तो ये हमारा चौथा है एज पर जो हमारा स्टैंडर्ड, जो भी है हमारा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग आईटी एनवायरनमेंट, तो वो
कंट्रोल्स ओवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी को बताता है। और इसके तहत जो हमारा वो फोर्थ ऑप्शन था जो हमने आईटी ऑडिट मैनुअल में पढ़ा हुआ था, मास्टर डाटा फाइल के सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो वो इसके अंतर्गत ही कवर आता है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप इसके हिसाब से 4 चीज़ याद रखेंगे, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल एंड कंट्रोल्स ओवर एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और इसके अंतर्गत जो आपका वो था वो इसमें इंक्लूडेड है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है कि एब्सेंस ऑफ विच वुड आल्सो मेक डिफिकल्ट टू इंश्योर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम। तो कोई ऑडिटर के लिए ये इंश्योर कर पाना कि इफ़िशियंट है, इफ़ेक्टिव है, फंक्शनिंग है ना, ये इंश्योर कर पाना मुश्किल है। एब्सेंस ऑफ विच, किसके एब्सेंस के कारण, तो ये हमारा ऑडिट ट्रेल हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स। ऑडिट ट्रेल्स एक तरह से लॉग बुक टाइप का ही होता है ना, उसमें कोई भी यूजर क्या कब लॉगिन कर रहा है, कितना देर तक वो लॉगिन रहा, क्या एक्टिविटी किया, कोई वायोलेशन किया है कि नहीं, जो उसका रिस्ट्रिक्शन था उसके बियॉन्ड जाके उसने कुछ इवेंट्स या कुछ इस तरीके के काम किए हैं कि नहीं, तो वो सारा रिकॉर्डेड उसमें रहता है। तो ये ऑडिट ट्रेल्स होने से जो कंट्रोल्स है ये इंश्योर कर पाना, जो फंक्शनिंग है वो इफ़िशियंट है, इफ़ेक्टिव है, ये कंट्रोल कर पाना ऑडिटर के लिए आसान होता है। यदि ये नहीं है तो ये मुश्किल होगा। अब ये है ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर IT सिस्टम्स आर ऑपरेटेड, IT सिस्टम्स ऑपरेट हो रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट और बाय आउटसाइड एजेंसी जो कि एम्प्लॉय करता है देयर ओन स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल्स, है ना। तो उस केस में एब्सेंस ऑफ कंट्रोल मतलब कोई थर्ड पार्टी के द्वारा ऐसा हो रहा है, IT सिस्टम्स ऑपरेट हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट के तहत आउटसाइड एजेंसी है, तो यदि एब्सेंस ऑफ कंट्रोल है तो वो जो है सिस्टम वल्नरेबल टू रिमोट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आते हैं हम 37 पे। BPR इज एन एब्रिविएशन फॉर, BPR होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये ऑप्शन आप याद रखेंगे। मूविंग फ्रॉम मैनुअल पेपर बेस्ड इन्वायरमेंट, ठीक है, इससे हम मूव करके कहाँ जा रहे हैं, ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट गवर्नमेंट एंटिटीज, जो कि आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहलाता है। नाउ है पिक द इनकरेक्ट वन, आपको करना है। इन ऑर्डर टू अचीव इफेक्टिव थ्रू IT सिस्टम, इफेक्टिवनेस अचीव करना है तो ये नेसेसरी है कि हम जस्ट रेप्लिकेट नहीं करें मैनुअल प्रोसेस को, ठीक है, मतलब कि सिर्फ मैनुअल प्रोसेस जो हमारा चल रहा था इसी को हम रेप्लिकेट कर दें IT सिस्टम में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट कंडक्ट ए रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग, ठीक है, रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग, कहाँ गया हमारा वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है, चलिए ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, वीडियो मेरा पॉज हो गया था और ये अनरिकॉर्डेड रह गया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बट कंडक्ट रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मैनुअल प्रोसेस एंड कंसीडर विच मैनुअल प्रोसेस आर आइदर नॉट नेसेसरी। तो हमको क्या करना है कि ये हमारा मैनुअल प्रोसेस था, हम जस्ट इसको रेप्लिकेट नहीं करेंगे IT सिस्टम में, हम इसमें से इसको रिव्यू करेंगे, जो हमारे काम का है उसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, जिसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है उसको मॉडिफाई करके अडॉप्ट कर लेंगे, और जो जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, वो काम का नहीं है, तो हम उसको उसको हटा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें ऑप्शन ए जो है अमेंडेड इन एन ऑटोमेटेड सिस्टम, तो ये हमारा 39 का ए है, सही है। सच ए BPR एक्सरसाइज हेल्प्स, अब ये कह रहा है कि ये BPR एक्सरसाइज जो है वो हेल्प्स करता है मैक्सिमाइज ऑटोमेशन ऑफ इनएफिशिएंट, तो मैक्सिमाइज थोड़ी कर रहा है, उसको रिड्यूस करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है, ठीक है, जो आर ड्रॉन लार्जली फ्रॉम, तो ये ISO 27000 का सीरीज होता है उसका है, एक 38500 का सीरीज हमने ऊपर पढ़ा हुआ था, आप इसे पहला जो पार्ट 1 है उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें क्या था हमारा, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड था हमारा 38500 का सीरीज, और ये 27000 का सीरीज है। ये कह रहा है कि कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस, एसोसिएटेड रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज कलेक्टिवली मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन परसूट ऑफ प्रोटेक्टिंग इट्स इंफॉर्मेशन एसेट्स, है ना, जो इंफॉर्मेशन एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से जो पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस है ना, एंड एसोसिएटेड रिसोर्सेज एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जो है हमारा ISMS कहलाता है। ISMS का फुल फॉर्म भी आप याद रख लेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। 43 में है कि पिक द करेक्ट वन है, करेक्ट वन है, ये क्रिप्टोग्राफिक की से रिलेटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा जरूर से जरूर कि ये स्ट्रिंग ऑफ डाटा होता है जो कि यूज किया जाता है टू लॉक और अनलॉक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस, है ना, जिसमें इंक्लूडिंग होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इंक्रिप्शन, तो ये भी सही है।
उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज, ये पॉलिसीज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जो कि दैट आर इन प्लेस, है ना, टू, ये क्या करता है, टू ऑर्गेनाइज द जनरेशन, चेंज, रिवोकेशन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेशन, स्टोरेज, एंट्री, यूज एंड आर्चिविंग ऑफ क्रिप्टोग्राफिक कीज, ये इंश्योर करने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ कीज अगेंस्ट मॉडिफिकेशन एंड अनऑथराइज डिस्क्लोजर। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इन टू इन प्रोसेस ऑफ आईटी मैनेजमेंट कवर, इन टू इन प्रोसेस में क्या चीज़ कवर होते हैं, है ना, आईटी मैनेजमेंट का जो इन टू इन प्रोसेस है, तो उसमें प्लानिंग होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होते हैं, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सर्विस, ये सारे चीज़ होते हैं। तो आप याद रख लेंगे, प्लानिंग होना चाहिए, उस फिर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंट हो गया तो मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कोविड वर्जन 5 डज नॉट मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन आईटी गवर्नेंस एंड आईटी मैनेजमेंट, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब ये क्लियर डिस्टिंक्शन करता है, यहाँ पे कह रहा है नॉट मेक क्लियर डिस्टिंक्शन, तो ये फॉल्स है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आईटी गवर्नेंस जो हो गया हमारा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इक्विवेलेंट की, जबकि मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सीईओ के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स होते हैं या इक्विवेलेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, COBIT का फुल फॉर्म क्या होता है। आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखिए कितने लोगों को याद है इसका फॉर्मूला, सॉरी इसके फुल फॉर्म कितने लोगों को याद है, ये पता भी चल जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितने भी फुल फॉर्म्स है वो आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इन टर्म्स ऑफ CAG स्टैंडिंग ऑर्डर ऑन ऑडिटिंग इन IT इन्वायरमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है ना, लाइफ साइकिल ऑफ IT सिस्टम, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ IT सिस्टम्स जो है उसमें क्या होते हैं, तो देयर आर 4 स्टेजेज, ये 4 स्टेजेज कौन कौन होते हैं, तो एक हमारा प्लान एंड ऑर्गेनाइज का होता है, दूसरा हमारा एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का, तीसरा डिलीवर एंड सपोर्ट का, चौथा मॉनिटर एंड इवेल्युएट का। तो एज पर द क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि नॉट ए स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो हायर एंड परचेज, एक्चुअली उसका नाम जो है एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है ना, तो एक्विजिशन मतलब आप हायर करो, परचेज करो, एक्वायर करो, ठीक है, सिमिलर टू वर्ड है, मैंने बता दिया है। तो एज पर द क्वेश्चन आपका आंसर यही होगा, है ना। बाकी आप 4 स्टेजेस क्या है वो ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 के टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए जहाँ कहीं भी पॉइंट्स होंगे तो उसका हेडिंग्स एटलीस्ट आप लोग याद रखेंगे। तो ये कह रहा है जो हमारा पहला है कि कौन सा एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा स्टेज 1 है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या एस्पेक्ट्स कवर होंगे, तो स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर वो भी होगा, ठीक है, आइडेंटिफाइंग ऑटोमेटेड सॉल्यूशन ये नहीं होगा, मैनेजमेंट द IT सिस्टम, असेसिंग द मैनेज IT रिस्क, तो IT इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, असेस मैनेज IT रिस्क को करना, तो 1, 2, 4 एंड 5 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी 4 स्टेजेज हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का, एक्विजिशन, इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी एंड सपोर्ट, और जो हमारा इवैल्यूएशन का, उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है उसको आप लोग याद रखेंगे। इस पे बेस्ट 1, 2, 3, 4 टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो एक बार जो PDF है उसको आप लोग देख के ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है डिफाइनिंग द इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, है ना, जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर अभी हमने देखा ना यहाँ पे, जो हमारा प्लान और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बाय फोकसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज डाटा मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स अ डाटा क्लासिफिकेशन स्कीम, तो जो हमारा इंटरप्राइज का डाटा मॉडल है जो कि इनकॉर्पोरेट्स डाटा क्लासिफिकेशन स्कीम, तो वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, तो जो भी होगा इंटरप्राइजेज का डाटा मॉडल होगा और जो एक तरह से डाटा क्लासिफिकेशन स्कीम इनकॉर्पोरेट करेगा, तो इसके लिए जो है ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो हमारा डाटा की इंटीग्रिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो ज़रूर मेंटेन हो। तो आप याद रखेंगे कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मेंटेन होना चाहिए। टाइपिकल रिस्क फॉर ऑडिटेड एंटिटी एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेज कुड इंक्लूड एक्सेप्ट, इसमें रिस्क की बात कर रही है, वो कौन से टाइपिकल रिस्क हैं, ठीक है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट्स के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। एक्सेप्ट पूछा जा रहा है, तो जैसे कि इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट, यूजर अनफ्रेंडली IT सिस्टम है, ये रिस्क होगा, ठीक है।
दूसरा है बिजनेस ग्रोथ कॉन्स्टेंट बाय आईटी। यदि आईटी इम्प्लीमेंट होने से बिजनेस ग्रोथ कांस्टेंट हो जाए तो ये भी एक तरह से रिस्क है। इनइफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी रिस्क है। तो ये सारे के सारे एक तरह से आपका टाइपिकल रिस्क है। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा जा रहा था तो नन ऑफ द गिवन इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, अप टू 50 क्वेश्चंस तक, है ना। इसमें जो कोई भी आपको कमेंट करना हो आप कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए आप लोग प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोई भी हो, जहाँ तक हेल्प हो हम करेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।